और तुरंत तिरस्कार से मुस्कुराई। हाँ हाँ, क्या मगरमच्छ के आंसू हैं। फिर महारानी ने कहा, जेक, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। उसकी माँ इंपीरियल कंसीबाइन जे और कंसोर्ट काओ की आपस में कभी नहीं बनी। आगे उनसे सावधान रहना। वह चुप रही। सिर्फ झाओ ही बोली, ओ, महारानी तो उसके सामने ही फूट डाल रही है। कितनी अधीरता। उसने झुककर कहा, ये बच्ची समझती है कि बस माँ महारानी ही अच्छी है, बाकी सब पाखंडी हैं। और संतोष से अपनी लाडली को सहलाया। योंगान महल में एक सेवक ने घोषणा की, महोदया, दूसरे राजकुमार आ गए हैं। यान किंग ने माता महारानी को प्रणाम कर पूछा, आपने अपने इस पुत्र को यहाँ क्यों बुलाया है? जमानत शाही उपपत्नी जी को देखिए। वो बोली, कोई खास बात नहीं, बस साथ खाना खा लो। यान किंग बोला, हाँ। उसने कुरेदना शुरू किया, आज तुम कंसोर्ट काओ के पास भी गए थे। संसेरे को चौथे राजकुमार कैसे लगे? यान किंग चाय डाल रहे थे, पर अचानक नीचे रख दी। सब जानते हैं, चौथे राजकुमार बिना भावनाओं के जन्मे थे। सगी माँ की मौत पर भी उनका रवैया बिल्कुल नहीं बदला, पर बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी माँ की मौत पर भी कोई भाव नहीं। पत्थर दिल। ये सुनकर वो सन रह गया। उसने समझाया, चौथा राजकुमार छोटा है, पर महारानी के नाम पर पल रहा है। अपने ठंडे स्वभाव के चलते उसकी भविष्य को कम मत आंकना। सांची, इन बातों पर ध्यान देना। यान किंग ने सिर झुका लिया, बस इतना कह पाया। हाँ, उसका दिल बहुत बेचैन था। तो माँ को चौथे भाई पसंद नहीं। बात बदलते हुए उसने खाना आगे बढ़ाया। ठीक है, तुम्हें तो भूख लगी होगी, चलो अब खाते हैं। यान किंग ने उत्तर दिया, धन्यवाद माता महारानी। कुछ दिनों बाद रुआन शियाओली कहीं जा रही थी और उसने अपने सेवकों को निर्देश दिया, ठीक है, अब सब पीछे हट जाओ। वे हिचकिचाए, पर उनकी बात जानते हुए उसने मुड़कर उन्हें चेतावनी भरी उदास नजरों से घूरा। उसे देखकर कोई भी डर जाता, और वे नौकर भी डर गए थे। उसके चेहरे के भाव देखते ही वे सब जितनी तेजी से हो सका भाग गए। अब यह सेवक आज्ञा जाता है। रुआन शियाओली ने शियाओ यी से पूछा, क्या रुआन सान अंदर है? झाओ यी भी पीछे नहीं हटे। सही कहा, कहानी के अनुसार तुम्हारा विलेन का काम है उस पर घात लगाना। हे, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। पुल के उस पार रुआन सान तलवार चला रहा था। हवा में एक पत्ता लहराकर उड़ा। तेज नजरों से वो उसे आसानी से दो हिस्सों में काट सकता था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि चट्टानों के पीछे से कोई उसे देख रहा था। झाओ यी ने चिढ़ाया, है ना वो कुछ खास? काफी कूल दिखता है नहीं? उस हैंडसम लड़के को देखकर रुआन शियाओली बहुत शांत थी। हम वाकई बुरा नहीं है, लेकिन एक बात की कमी है। नींद से ऊँघते शियाओ यी ने जम्हाई लेकर रुआन शियाओली से कहा, अरे प्लीज, तुमने देखा भी कि हीरो की उम्र। ध्यान लगाकर उसने अचूक निशाना साधा। निशाना पक्का होते ही उसे छोड़ दिया ताकि वो उड़कर पार हो जाए। तभी पत्थर तेजी से रुआन सान की ओर आया, पर अपनी की वजह से वो उसकी नजर से बच नहीं सका। उसने फौरन तलवार से पत्थर को हटा दिया। रुआन शियाओली ये देख हैरान रह गई। यह ठीक नहीं हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि फेंका पत्थर लौटकर उसे ही चोट पहुंचाएगा। वह कांप गई और तभी रुआन सान चिल्लाया, छोटे भाई। तलवार रखकर वह दौड़ा। छोटे भाई, तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था। रुआन शियाओली पीछे हटा और बोला, मुझे मत छूना, दोषी महसूस कर। रुआन सान बोला, माफ करना छोटे भाई, मुझ पर पत्थर क्यों फेंके? मुझे लगा कोई घात लगा रहा है। दर्द के बावजूद रुआन शियाओली ने जोर से इनकार किया, मैंने नहीं किया, कोई सबूत है? हाथ में कत्ल का हथियार पकड़े सवाल पूछने की उसकी हिम्मत देख रुआन सान को ठंडा पसीना आ गया। उसे घायल पर फिर भी इतना जिद्दी देखकर झाओ यी जोर से हंस पड़ा। रुआन शियाओली, तुम सच में बड़ी बेखौफ हो। उसने फौरन पलटकर बेशर्मी से कहा, प्रिय भाई, तुम्हारा पत्थर अभी मुझे लगा। अब मेरे पास सबूत है और मैं किसी को भी बताऊं, सही मैं ही हूँ। झाओ यी इस मुकाबले से हैरान था। वाह, क्या पलटवार। मैं, वो कुछ कहता, उससे पहले ही वो मुड़कर चली गई। उसने मुट्ठी भींची और उसकी आंखें सोच में डूब गई। लगता है मैंने चौथे भाई को फिर नाराज कर। सेवक दूसरे राजकुमार के पास दौड़े, क्या हुआ? वो ज्यादा नहीं बोले, कुछ नहीं, चलो वापस। वो चला गया और उसी वक्त पेड़ पर एक काला सांप रेंग रहा था।
बिना देखे भी उसे खतरे का एहसास हो गया था। सांप ने उसे काटने के लिए झपट्टा मारा, पर उसने फौरन उसे मार दिया। नौकर चीखे, दूसरे राजकुमार सावधान। सांप कटकर जमीन पर गिरा। नौकर अब भी सहमे थे। पेड़ पर सांप है, यहाँ के नौकर जरूर कामचोर हैं। दूसरे राजकुमार, आप ठीक है? उसने उनकी बातें अनसुनी कर दी और अपना ध्यान छोटे भाई के फेंके पत्थर पर लगाया। कहीं चौथे भाई ने पेड़ पर सांप देखकर मुझे बचाने के लिए ही तो पत्थर नहीं फेंका? उसे छींक आई। आछू। शियाओ यी ने पूछा, तुम तो ठीक थी, छींक क्यों आई? उसने उलझन में नाक रगड़ते हुए कहा, पता नहीं। घर आकर दर्द से कराते हुए उसने खुद अपना इलाज किया। शियाओ यी भी उससे प्रभावित हुई। रुआन शियाओली, तुम सच में इतनी चोटों के बाद भी वहां हंगामा करते वक्त तुम चुप थे। बाहर से एक आवाज आई, चौथे राजकुमार। वह सतर्क हो गई। क्या? बाहर नौकर ने कहा। दूसरे राजकुमार ने मरहम और बहुत सारे टॉनिक भेजे हैं। उसने कपड़े ठीक कर आदेश दिया, सब फेंक दो। नौकर को शायद गलत सुनाई दिया। हाँ। शियाओ ये कैंडी चबाते हुए किसी पड़ोसन की तरह गॉसिप कर रही थी। इसे फेंकना तो बेकार है, तुम्हारे पास दवाइयां तो वैसे भी कम है। क्या तुम्हें डर है कि हीरो सुबह जो हुआ उसका बदला लेगा? अपने कपड़े ठीक कर उसने जवाब दिया, अगर वो बदला चाहे भी तो इतना खुलेआम नहीं करेगा। ये सब महारानी को दिखाने के लिए है। शियो ये हैरान नहीं थी, बस वो कहा। वो सोचने लगी, कुछ दिनों से महारानी मुझ पर नजर रख रही हैं, भविष्य का रास्ता बनाने और उसका साथ पाने के लिए। मुझे उसे पक्का यकीन दिलाना होगा कि मैं उसकी तरफ हूँ। उसने दिलचस्पी से देखा, मानो कोई नाटक देख रहा हो। तुम्हें क्या लगता है महारानी अब क्या कर रही होंगी? उसने आ भरी। शायद कोई डॉक्टर, जांचो वो माँ बन सकती है या नहीं। अगर नहीं तो मैं ही उसका इकलौता मौरा हूँ। क्रैश। तब टूटने की आवाज। महारानी गुस्से से गरजी, हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं अब माँ नहीं बन सकती? उस नीम हकीम को बाहर खींचो और फांसी दो। सच बोलना भी एक जुर्म है। शाही चिकित्सक गिड़गिड़ाया, महाराज मुझे बख्श दीजिए। दो लोग उसे घसीट कर ले जाओ। नौकर कांपते हुए गिड़गिड़ाए, महारानी कृपया शांत हो जाइए। पास खड़ी महिला ने चाय देकर कहा, महारानी शांत हो और खुद को चोट न पहुंचाएं। उन्होंने नाखुशी से चाय पी और पूछा, आजकल चौथे राजकुमार कैसे हैं? नौकर ने ईमानदारी से बताया, महल के लोगों के अनुसार चौथा राजकुमार बेहद सतर्क और दूर रहता है, पर है विनम्र। सिर्फ दूसरे राजकुमार से ही वो काफी नाखुश है। आज किसी वजह से शाही बाग में उन दोनों का विवाद हो गया। दूसरे राजकुमार ने तो अपनी सद्भावना दिखाई थी, पर चौथे राजकुमार ने सबके सामने दवा फेंककर दूसरे राजकुमार का बिल्कुल भी मान नहीं रखा। यह देखकर उसका मन थोड़ा बेहतर हो गया। वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। वह हालात को तुरंत साफ साफ देख लेता है। वह काफी होशियार है। इसे अच्छी तरह से तराशते रहो। उसने हुक्म दिया, तैयारियां करो। चंद दिनों में उसे शाही पढ़ाई के लिए अध्ययन कक्ष में बुलाओ। जी महाराज। कुछ दिनों बाद शाही कक्ष में सेवक की आवाज गूंजी, चौथे राजकुमार अंदर आइए। वो बेझिझक अंदर आई। झाओ यी ने याद दिलाया, लैन शियाओली, क्या तुम्हें यकीन है वे तुम्हें इतनी जल्दी शाही कक्ष में बाद में सेटअप फॉलो करना मत भूलना और हीरो के सामने बैठना। उसने जवाब दिया, मुझे पता है। अंदर आते ही बाजार जैसा शोर है, सब बकबक कर रहे हैं। हाँ, जल्दी यहाँ आओ। माँ कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता। वो बस इधर उधर देख रही है। स्पॉट ने लक्ष्य देख लिया जो चापलूसों से घिरा है। दूसरे राजकुमार, आपकी लिखावट कितनी सुंदर है। झाओ यी ने तारीफ की। हे ऐसे कोई फिर मुसीबत खड़ी करने आ रहा है। अपने मिशन पर वो सीट के पास जाती, रुकती नहीं, चालें भी चलती है। कुर्सियों की खड़खड़ाहट गूंजती है। उसे मुसीबत खड़ी करने की आदत है। वो जोर से कुर्सी पर पीछे झुक, स्याही उसके लिखे पर फैल गई। अरे नहीं, यो दूसरे राजकुमार का शाही काम था। उसे हैरान देख लोग भी चौंक गए। दूसरा राजकुमार तो हमेशा इतना सावधान रहता है। चौथा राजकुमार अब गहरी मुसीबत में है। इस बार वो मासूम बनकर माफी मांगती है। माफ करना सीनियर भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप नाराज तो नहीं? उसे नौकर की बात याद आई। दूसरे राजकुमार, चौथे राजकुमार ने आपके दिए सभी तोहफे फेंक दी। वह शक से चुप हो गया। कहीं ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा, या अभी तक शाही बाग वाली बात पर गुस्सा है? अपनी सोच बीच में ही छोड़ वो खड़ा होकर उसे याद दिलाता है, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। पर वो भी कहाँ मानने वाली थी। वो उसकी डेस्क तक जाकर कहती है, राजकुमार भाई। उसने फौरन डेस्क से सामान गिराया। ओह सॉरी,
कैसी माफी है ये? उसे कोई अफसोस नहीं, वो नागिन है, यही नहीं रुकेगी। फिर उसका काम रगड़ कर बोली, लाओ साफ कर दूं? मासूम बनकर बोली, राजकुमार मैं सच में मदद करना चाहता हूँ। भीड़ खामोश देखती है। वो पास जाकर बोला, राजकुमार भाई, सबके पसीने छूट जाते हैं। गए हम। दूसरा राजकुमार गुस्से में है। वो शांति से देखती, मन में खुश, इसे आखिर गुस्सा आ ही गया है ना? पर उसकी सोच के विपरीत, वो बस उसका कंधा थपथपाता है। आगे से ज्यादा सावधान रहना, इतनी लापरवाही ठीक नहीं। बातें बनाती भीड़ ने चैन की सांस ली। सब खत्म। शियाओ ही बोला, रुआन शियाओली, तुम भी हद हो। यकीन नहीं होता हीरो ये सब सह रहा है। वो चुपचाप उसे अपनी गंदगी साफ करते देखती है। कांग। स्कूल की घंटी बजी। आखिरकार छात्र उत्साह से बाहर दौड़ते हैं। आज दूसरे राजकुमार को क्या हुआ था? वो आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे सका। मुझे क्या पता, पर ये नहीं सोचा था कि चौथा राजकुमार इतना अच्छा करेगा। कितने सही जवाब दिए, है ना? कोई गलतफहमी? नहीं। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। तो आज तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो चिल्लाती है। क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि मैं तुमसे कम हूँ। तुम हमेशा मुझे हर चीज में क्यों दबाती हो? ये सुनकर वो हक्का बक्का वह दृढ़ता से कहती है, दूसरे राजकुमार, इतनी जल्दी इतराओ मत। यह कहकर वो मुड़कर चली जाती है। बस तुम इंतजार करो। वो वहीं खड़ा, सोच में डूबा, उसे जाते कुछ दिन बाद एक आवाज छुईर से पूछती है, सम्राट का काम कैसा रहा? पिता मेरे काम से बहुत खुश थे, पर उनके अनुसार उसमें मार काट की नीयत ज्यादा थी। उन्हें अब भी दूसरे भाई का तरीका पसंद है, सो इनाम भी दिया। उसने पीछे दासी को चाय दी। अगर उसे ये मार काट पसंद नहीं, तो आगे तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, खासकर दूसरे राजकुमार के मामले में। अपराधी जिया हुआंग का चेहरा याद आते ही उसकी नजरें तीखी हो गई। हम उस औरत को और घमंडी नहीं बनने दे सकते। राजमाता ने आदेश दिया, अब अगले कुछ दिन तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। रोज 10 कविताएं याद करनी होंगी। उसने हुक्म माना। जी। महल से बाहर निकलते ही कानाफूसी शुरू हो गई। चौथी राजकुमारी तो कितनी छोटी, उनकी महोदया की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा नहीं है। एक और व्यक्ति ने चेतावनी दी, सावधान रहो, यहाँ कोई है। अरे तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सच में हतोत्साहित हो रहे हो? वो शांति से आगे बढ़ते हुए बोली, मैं सोच रही थी, मैंने हाल ही में रुआन सान को काफी परेशान किया, पर उसने जरा भी बुरा नहीं माना। उससे निपटना वाकई मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल है। वह गहरी सोच में डूबकर बुदबुदाई, लगता है अब अपना खेल सुधारना होगा। महल में कहीं और से एक जिज्ञासु आवाज गूंजी, सब कहाँ है? हैरान भीड़ ने पूछा, चौथे महाराज इसे सबक सिखाना चाहते हैं? उसने यकीन से कहा, दूसरा राजकुमार, एक ऐसा नाम जिससे सब डरते थे। उनकी हिचकिचाहट देख उसने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, काम एक करेगा, इल्जाम भी वही लेगा। फादर एम्परर से शिकायत हुई तो मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। इसके बावजूद सब हिचकिचाते रहे। तब उसने अपना आखिरी दाम चला, या तुम मेरी बात इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम सब अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे? ये सुनकर सबके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। भीड़ ने उत्सुकता से चौथे महाराज के आदेशों का पालन किया, चाहे छुरी के पहाड़ चढ़े या आग के दरिया में कूदें। हम चौथे महाराज के साथ हैं, तो पीछे नहीं हटेंगे। सही कहा। बिल्कुल नहीं। शियाओ यी ने तारीफ में चहका, लुआन शियाओली, बहुत अच्छे, क्या खूब हौसला बढ़ाया है। वो मुस्कुराई, अच्छा। समूह को उसकी ओर ले गई। झाओ यी को तो बस तमाशा देखना था। अब कहानी में हीरो की तारीफ सुनकर मालकिन को जलन होती है और वो हमला करने के लिए लोग भेजती है। उस वक्त वो आराम से किताब पढ़ रहा था। रसल रसल घेरा बंदे। उसने पूछा, तुम सब क्या चाहते हो? फिर एक और आवाज आई, सुना है राजकुमार गुरु से युद्ध कला सीखकर बहुत कुशल हो गए हैं। उनकी अगुवाई करती हुई वो बोली, हम खास आपसे कुछ सीखने आए हैं। उसने फौरन हुक्म दिया, हमला। फिर पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसके अद्भुत हुनर के आगे वे सब बस छोटी मक्खियों जैसे थे।
उसने गति पकड़ी और बेबस लोगों पर कदम रखते हुए उन्हें आसानी से पार कर लिया। बाहर हवा सरसराई और पत्ते हिलने लगे। अंदर वो पिटाई खत्म कर चुका था और सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। या धर खत्म। रुआन सान ने पूछा, चौथे राजकुमार, अब हम ठीक से बात कर सकते हैं? वह चुप रही। उसकी तीखी आंखें उसे घूर रही थी, जैसे कोई तरकीब सोच रही हो। फिर वो झपट कर उसका पैर कसकर पकड़ ली और तेज दांतों से काट लिया। अच्छा, वो गुर्राया, मर जाओ। दर्द इतना था कि हैरानी में वो कुछ कह नहीं सका। भीड़ फिर से चौंक गई। चौथे महाराज, वो चिल्लाया, मर जाओ, जल्दी छोड़ो। भीड़ भी उसे हटाने में लगी थी। ओ, चौथी महारानी, शांत हो जाइए, यह ठीक नहीं। चौथी महारानी वो जंगली पिल्ले की तरह नफरत से घूरकर काटने को झपट रही थी। पास आने पर छोड़ा, पर काटने से खून निकल आया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उन लोगों से भिड़ने लगी। लेकिन वो जरा भी नहीं डरी। बड़े भाई, उसने थूका, उम्र में छोटी हूँ, पर तुम्हारा खून निकाल सकती हूँ, तो लोगों को कभी कम आंकने की हिम्मत मत करना। वो उलझन में था। आज तुमने मुझे लोगों से घिरवा दिया। डर नहीं लगता? मैं पापा को बता दूंगा। हाँ, सही, जैसे मैं डर गई। उसने बेरुखी से मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। बेहतर है। तभी अचानक कई लोगों के भागने की आवाज आई। गार्ड्स चिल्लाते हुए अंदर आए। दूसरे राजकुमार, यहाँ क्या हो गया? वो बस चुपचाप उसे देखता रहा और अपना बचाव तक नहीं किया। गला साफ कर बोला, कुछ नहीं। चौथी बहन से मिला, हम बातें कर रहे थे। उसके पीछे वाले दोषी लग रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। गार्ड्स अब भी शक और उलझन में थे। सच में कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत बाकियों को चेतावनी से घूरा, और कुछ नहीं, तो आप सब अब जा सकते हैं। गार्ड्स एक साथ बोले, जी महाराज, अब तुम छोटे बदमाशों को मुझे जवाब देना होगा। आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अपनी औकात भूलकर दोबारा ये किया तो कसम से बख्शूंगा नहीं। वे सब डरकर सिर हिलाते हुए भाग गए। हाँ, महाराज, चलो जल्दी, रुको, मेरा इंतजार करो। इस बीच वो खतरनाक थी। वह लगभग चिल्लाई, वो तुम आखिर चाहते क्या हो? तभी उसके चेहरे के सामने एक जाना पहचाना हाथ आया। इसे देख वह चौंक गई। उसने धीरे से कहा, तुम अभी छोटी हो और मार्शल आर्ट्स में ट्रेन भी नहीं हो। तुम अभी मुझे उसने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी दया नहीं चाहिए। उसके बोलते हुए भी उसे अनदेखा कर वो मुड़कर चली गई। उसने गंभीरता से कहा, छोटी बहन, तुम्हारे बड़े होने तक रुकूंगा, ताकि तुम मुझे ईमानदारी से हराओ। सुनकर वो चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। शियाओ ही बोली, रुआन शियाओली, सच में मैंने तुम्हें पहली बार इतने गुस्से में देखा है। लगता है तुम दोनों ऐसे दुश्मन हो जिनका आपस में टकराना तय है। तो तुम दोनों बच्चों की तरह ये झगड़ा कब तक करते रहोगे? शियाओ यी ने उसे चिढ़ाया। अरे, कोशिश करते रहो। किसने कहा मुझे तुम्हारी हार पसंद है? और भी परेशान। वसंत में छात्रों ने उसे घेर लिया। दूसरे राजकुमार, सुना है आपने कुछ दिन पहले वसंत महोत्सव प्रतियोगिता के लिए निबंध लिखा था। क्या हम उसे देख सकते हैं? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, जरूर। उसके सामने एक अजीब कछुए की तस्वीर थी, मानो कछुआ उसका मजाक उड़ा रहा हो। छात्र दंग रह गए। क्या? दूसरे राजकुमार का निबंध कछुआ बन गया? कागज उठाकर उसने सामने सो रहे शख्स को देखा। हाथ स्याही से सने थे, फिर भी कितने चैन से सो रहे थे। गर्मी आई और धप, तीर निशाने पर लगते ही वाहवाही होने लगी। वाह, दूसरा राजकुमार कमाल है, बहुत शानदार। चारों ओर जयकारे गूंज उठे। दूसरे राजकुमार ने फिर सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज का अपना खिताब साबित किया। अचानक एक पत्थर ने लक्ष्य को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। गड़बड़ी करने पर भी उसे सजा का कोई डर नहीं था। डरे हुए तो बाकी सब थे। पतझड़ आने पर वो गेंद की छड़ी से लगन से अभ्यास करती रही। सर्दियों की रातें आई, फिर भी उसने मन लगाकर पढ़ाई जारी रखी। वक्त बीतता गया और एक और बसंत प्यारा नजारा ले आया। फूलों के खिलने का इंतजार करती गर्मी के बादल पतझड़ तक छाए रहे। फिर पतझड़ एक काव्यात्मक नजारा लेकर आया। खिड़की पास पढ़ रहे एक युवा विद्वान ने यूं ही ऊपर देखा और उसकी नजर सामने की साफ मेज पर पड़ी। वो कई दिनों से दिखा नहीं। सब कानाफूसी कर रहे थे। अरे, चौथे महाराज आज नहीं आए? कहीं मौसम बदलने से बीमार तो नहीं पड़ गए? ये सुनकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। बीमार? देर रात दरवाजे की दरार से चांदनी छन रही थी।
दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। किसी ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। वह जख्मी लड़खड़ाते हुए अंदर आई। चलना भी मुश्किल हो रहा था। झाओ यी ने नापसंदगी में जीभ चटकाई। त्रिस्त, वो महारानी सच में बड़ी बेरहम है। उसने इन दिनों जनरल से तुम पर जरा भी नरमी बरतने को नहीं कहा। हालांकि तुम परेशान नहीं लग रहे। वो महान जनरल उसकी माँ का भाई है। लगता है उन दोनों भाई बहनों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए वे इतने सख्त हैं। रुआन शियाओली, तुम मानती हो ना? जवाब न मिलने पर उसने फिर पुकारा, रुआन शियाओली। वह थकी हुई बिस्तर पर गिर पड़ी और बोली, शियाओ यी, चुप रहो। नौकरानी ने गपशप शुरू कर दी। चौथे राजकुमार पिछले कुछ दिनों से सैन्य शिविर में प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। महारानी उन्हें क्यों नहीं रोकती? देखो, आज वो कितना घायल लौटा है। ये सब कैसे सह लेता है? दूसरे ने कहा। वो उनकी सगी माँ है भी कहा। महारानी तो बस चौथे राजकुमार को सबसे आगे देखना चाहती है। उन्हें और कुछ नहीं दिखता। शी, धीरे बोलो। उन्हें नहीं पता कि पीछे कोई सब कुछ सुन चुका था। जाती हुई नौकरानियों को देखते हुए सुने हुए शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। इसी शक्ति से खींचकर वो शाही चिकित्सक के आंगन तक पहुंच गया और दवा लेने अंदर जाने ही वाला था। पीछे से आवाज सुनकर अंदर जाता सान रुक गया। शाही उपपत्नी जिया का चेहरा गंभीर था। पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वह हकलाया, माताजी को खबर देने आया था। ये बच्ची तो बस गुजर रही है। वो करीब आई और फिर पूछा, गुजर रही है? उसने सख्ती से कहा, तुम्हारे ना कहने से क्या, मुझे पता है। उस भेड़िए को हमेशा तुमने ही शह दी है। वो घायल है और महारानी को परवाह ही नहीं, और तुम उसके लिए दवा भी लाओगे। अपनी चाल पकड़े जाने पर वो समझाना चाहता था। माताजी, चौथे छोटे भाई, पर बात पूरी होने से पहले ही उसे टोक दिया गया। तुम अपने उस चौथे भाई को लेकर बहुत नरम हो, पर वो कैसा है तुम्हारे साथ? उसका चेहरा याद करते ही वो बेचैन हो गई। दिल तेजी से धड़का, चेहरा उतर गया। वो सच में मुझसे नफरत करता है। उसने बेचैनी से त्योरियां चढ़ा ली। इस रानी और महारानी का प्रभाव तो पानी और आग जैसा है। राजघराने में जन्म के कारण आप दोनों का दुश्मन बनना तय ही है। उस भेड़िए के बच्चे के लिए दया और अपनी सगी माँ से झूठ, क्या ये सब इसके लायक था? उसने पछतावे में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह ठंडेपन से हंसी। वो यही तो चाहती थी। फिर उसने मुड़कर याद दिलाया, दूसरे राजकुमार को वापस ले जाओ और उन पर नजर रखना कि अगले कुछ दिनों तक वो राजवैद्य के आंगन में न आए। वह चुप रहा और पास के नौकर ने अदब से हाँ कहा। कुछ दिनों बाद योंगजान महल में प्रतिष्ठित शाही उपपत्नी जी जानकारी लेने आई। दूसरा राजकुमार कहाँ गया है? एक सेवक ने आदरपूर्वक झुककर उत्तर दिया, आपकी महिमा को सूचित करता हूँ। दूसरे राजकुमार ने कहा, सर्दियों में सफेद लोमड़ी की खाल सबसे गर्म आरामदायक है। वो जंगल में कुछ सफेद लोमड़ियों का शिकार कर सम्राट के लिए फर के कंबल बनाना चाहता है। वह यह सुनकर खुश होकर समझदारी से मुस्कुराई। अच्छा है, वो अपने शाही पिता को खुश करना जानता है। ठीक है। फिर पहाड़ी जंगलों में सूखे पत्ते सरसरा रहे थे। उसने नौकरों से कहा, मैं आगे अकेला जाऊंगा, तुम सब यहीं रुको, पीछे मत आना। नौकरों ने कहा, जी महाराज। तभी झाड़ियों में एक सफेद रोएंदार गोला धीरे धीरे चीख रहा था। लक्ष्य देखकर उसने तीर चलाने के लिए धनुष खींचा। वह अपने घाव चाटने को मुड़ा। उसका शरीर चोटों से भरा था। यह देखकर वह अचानक चौंक गया। उसने घायल जानवर पहले भी देखे थे, पर इसे देखकर उसे किसी की पीठ याद आ गई। मेरा छोटा भाई बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका था। घावों से भरे शरीर के साथ वो सोच में पड़ गया। आखिर उसने धनुष नीचे किया और घोड़े को कसकर पकड़ नजरें सामने टिका दी। चलो। वह सफेद लोमड़ी को छोड़ उसकी तरफ किसी को ढूंढने जंगल में और अंदर चला गया। चलते चलते उसने शाही वैद्यों के एक दल को जल्दी में कहीं जाते देखा। एक सेवक ने कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, समय पर नहीं पहुंचे तो मारे जाएंगे। उसे शांत देख शियाओ यी ने पूछा, अरे रुआन शियाओली, तुम्हें जानना नहीं कि सब इतनी जल्दी में क्यों है? उसने कहा, मुझे इससे क्या मतलब? पास के दासियों ने फुसफुसाया, वो दूसरे राजकुमार के पास हिजड़ा जियांग है ना, क्या हुआ? एक सेवक बोला, तुम्हें नहीं मालूम? उपपत्नी जिया आग बबूला है। सुना है, आज महाराज शिकार पर थे जब दिल का दौरा पड़ने से वो घोड़े से गिर गए। उनकी बातें सुनकर वो रुक गई। अगले दिन कुछ छात्र पता करने आए।
दूसरे महाराज, सुना है आप कल घोड़े से गिर गए, तुम्हारा हाथ ठीक है? बगल वाले ने डांटा। अंधे हो? राजकुमार का हाथ ऐसा है और तुम फालतू सवाल कर रहे हो। सब अफसोस जताने लगे। अगले महीने शिकार प्रतियोगिता है, तुम हमेशा अव्वल आते हो, अगर आखिरी आए तो? या उसे खास परवाह नहीं, ठीक है, थोड़े आराम से ठीक हो जाऊंगा। उसने अचानक ऊपर किसी को देखा। छात्र शोर मचाते रहे। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? देखो, एक टांग के बिना भी महामहिम तुमसे बेहतर है, तुम मेरे सिर पर बार बार क्यों मार रहे हो? उनकी नजरें मिली। उसने उसे देखा और उसने भी उसे देखा। उसने तुरंत नजरें चुराई और जाने को मुड़ी। अपनी सीट पर बैठकर किताबें नीचे रखते हुए शियाओ यी ने कहा, खैर, दूसरा राजकुमार अब भी अकादमी आ सकता है, लगता है वो ठीक है। बाकी छात्र खेलते रहे। हाँ, कहीं तुम इतने मूर्ख तो नहीं कि उसकी दुनिया समझ नहीं पा रहे? वो बस चुपचाप बैठा रहा, बिना कुछ भी बोले। कक्षा के बाद वो अचानक बोला, राजकुमार भाई रुकिए। उसने पास जाकर एक बोतल दी। ये शाही अस्पताल की सबसे अच्छी मरहम है, छावनी में चोट लगने पर यह आपके काम आए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत पूछा, दूसरे राजकुमार, क्या आप दान दे रहे हैं? इस कथन ने उसे स्तब्ध कर दिया। हैरान उसने तंज कसते हुए कहा, घायल हो तो शाही अस्पताल से बेहतरीन दवा ले लो। मैं बस एक तिरस्कृत राजकुमार हूँ, क्या मुझे अपना एहसानमंद बनाना चाहती हो? उसके हाथ अकड़ गए। झाओ यी खुश था। रुआन शियाओली, तुम्हारी जुबान तेज है, पर मुझे पसंद है। उसने झिझकते हुए हाथ पीछे खींचा। माफ करना, मैंने दखल दिया। उसने दवा मेज पर रखी। मेरे भाई को पसंद न आए तो इसे फेंक देना। वो उसे अकेला छोड़कर चला गया। मेज पर रखी दवा पर नजर पड़ने के बावजूद वह उसे बिना लिए सीधी चली गई। तेज बारिश के बीच रात हुई और तभी इंपीरियल मेडिकल अकादमी में वो किसी से भाग रही थी। झाओ यी बड़बड़ाया, अंधेरी तूफानी रात, कत्ल के लिए बेहतरीन। रुआन शियाओली, अब बड़ी हो जाओ। फिर से दवा चोरी। मैं तंग आ गई हूँ, अब और इंतजार नहीं होता, मैं विद्रोह करूंगी। उसने चुप रहने का इशारा किया। बात मत करो, लगता है कोई आ रहा है। तभी दो लोग बाहर भागे। अरे, बारिश क्यों हो रही है? ड्यूक, शराब पीना बंद करो, चलो जल्दी जड़ी बूटियां लाएं। गनीमत रही, वो पास में ही छिप गई। वे बातें करने लगे। ओह सही, वैसे एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। दूसरे ने ओ कहा। पहला बोला, देखो, परसों रात दूसरे राजकुमार जख्मों की दवा लेने आए थे। पता नहीं क्यों, पर महारानी जिया ने यहाँ आकर खूब तमाशा किया और उन्हें दोबारा आने से रोक दिया। कल दूसरे राजकुमार दिल की बीमारी उभरने से घोड़े से गिर गए और शाही संगिनी जिया ने बाहरी चोटों की हमारी सबसे अच्छी दवा ले ली। नशे में लग रहे नपुंसक जियांग ने चिढ़कर अपनी सुराही खोली। इसमें अजीब क्या है? मैं इससे भी अजीब बात जानता हूँ। दूसरे ने उत्सुक होकर पूछा। क्या? उसने सीधे जवाब दिया, दूसरे राजकुमार के दिल की बीमारी तो कब की ठीक हो गई थी। अगर मुझसे पूछो तो वो उस घोड़ खड़खड़ाहट, कुछ गिरने की आवाज गूंज उठी। उसने लापरवाही से शोर मचा दिया था। दो आदमी चिल्लाए, कौन है वहां? वह चुप रही और कोई आवाज नहीं की। तभी किस्मत से छत पर एक बिल्ली ने आवाज की। दोनों हंस पड़े। ओ, बस एक बिल्ली थी। हा। उन्होंने बात जारी रखी। सही, क्या तुम्हारी बात सच है? यूनक यंग ने पुष्टि की। मैंने खुद निदान किया है, पर दूसरे राजकुमार की बेशुमार तरक्की है जिसे वो छिपा रहे हैं। हम नौकर हैं, अपने काम से काम रखें, बस हुक्म माने। वो चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। बारिश तेज बिना रुके वो सुरक्षित जमीन पर उतरी। आखिरकार शियाओ यी बोला, हे रुआन शियाओली, तुम्हें नहीं लगता कि दूसरा राजकुमार बेवकूफ है? हे, कोई बीमार होने का नाटक करके खुद को तकलीफ क्यों देगा? उसने बाल पीछे करते हुए कहा, पता नहीं, कपड़े भीग गए हैं, घर जाकर बदलना है। शियाओ यी चिढ़ गया, फिर नहीं देख सकता, मुझे ये फंक्शन पसंद नहीं। उफ, कहा तो यही था। पर वो गई शियांशु हॉल। वो दवा की बोतल के पास गई और उठा ली। अचानक उसका शर्मिंदा चेहरा याद आ गया। बोतल को देख भाव नहीं बदला, पर दिल में हलचल जरूर हुई। एक बीज धीरे धीरे जमीन और दिल दोनों में उगने लगा। उसने मन ही मन उसे कोसा। मूर्ख। सर्दियां आ चुकी थी और बर्फ ने पूरे इलाके और सैन्य बैरकों को भी ढक लिया था। ग्रैंड जनरल ने उसे याद दिलाया, महारानी, इस बार लौटकर आप 15 दिन अच्छे से आराम करें। आधे महीने बाद मैं तुम्हारी घुड़सवारी और तीरंदाजी की परीक्षा लूंगा। क्या छुट्टी है, पिताजी? उसने बस सिर हिलाया।
मानो कोई शर्मिंदगी जबरदस्ती निगलने की कोशिश कर रही हो। महान जनरल बोले। आगे बढ़ते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। वह चिल्लाई। लड़खड़ाते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। कमर पकड़कर उसका शरीर कांपने लगा। झाओ यी बोला, आज तुम हद पार कर रही हो। उसका चेहरा पीला और सांसें भारी हो गई। वो कुछ नहीं बोली। शियाओ यी को किसी और बात की चिंता थी। तुम इतनी घायल हो, अगर सहन नहीं होता तो शाही वैद्य को देखने दो। फिर एक बढ़िया तब वो खामोशी से दर्द सहती रही। रात ढल गई और बर्फीली हवा के साथ बर्फ गिरती रही। आखिरकार सर्द रात में उसकी बग्घी पहुंची और वो उतरकर आगे बढ़ी। उसे बीमार देख गार्ड भागा आया और पूछा, महारानी, चौथे राजकुमार, अब बर्फ गिर रही है, वापस जाने से पहले आराम करेंगे या दासियों को कहूँ आपको छोड़ आए? उसने हाफते हुए दांत भींचकर कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और फिर बर्फ पर निशान छोड़ती हुई वो घायल हालत में अकेली अपने कमरे में लौट आई। तभी वो आया और पूछा, वो कौन है? शियाओ यी ने खुश होकर कहा, अरे, हम फिर हीरो से टकरा गए, मामला उलझ रहा है। उसने जबान चटकाई। मेरी किस्मत ही खराब। रुआन सान पास आया। चौथे भाई। उसका लहजा बदल गया। नजर इतनी कमजोर है आपकी, बड़े भाई, मेरे सिवा और कौन होगा? उसकी वे और कुछ कह पाते, उससे पहले ही उसने कसकर अपना पेट पकड़ लिया। यह देखकर रुआन सान चौंक गया। क्या तुम घायल हो? तुमने महल के लोगों से वापस ले जाने को क्यों नहीं कहा? दर्द में होने पर भी अपने गुरूर में उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर भी उसके कदम डगमगाए और वो बेकाबू होकर पीछे गिर पड़ी। रुआन सान घबराया। चौथे भाई। वो उसे पकड़ने दौड़ा और फुर्ती से उसे बचा लिया। यह दृश्य काफी रोमांटिक है। जल्द ही वो हैरान रह गया। इतनी हल्की है, लंबी भी हो गई है। क्या इसलिए कि वो बहुत पतली है? वो छटपटा रही थी। रुआन सान, ये क्या कर रहे हो? पर इस बार उसकी छटपटाने के बावजूद उसने वो उसकी चीखें अनसुनी कर इलाज के लिए उसे ले गया। मुझे जाने दो। उसका चेहरा अब दृढ़ था। मैं वापस ले जाऊंगा, शाही वैद्य आते ही होंगे। ताकि हो तो सो जाओ। वो बस बुदबुदाई। छोड़ो, छोड़ दो। उसने उसे अनदेखा किया। डांटना या मारना हो तो ठीक होने तक रुको, तब जो मर्जी कर लेना। अभी अपनी ताकत बचाओ। उसका सिर घूम रहा था, फिर भी वो कुछ कहना चाहती थी। तुम। आंखों में बस वो अपना नाम पुकारता दिख रहा था। अजो, अजो, मैं हूं, अंधा हूं। चौथा राजकुमार दूसरे राजकुमार की बाहों में। हे भगवान, ये तो जानी दुश्मन माने जाते थे, अब इतने करीब कैसे? उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और सेवक उसके पास आ गए। दूसरे राजकुमार। सांसें भारी हुई। उसने उसे उठाया। उसने बेचैनी से पूछा, शाही हकीम कब आएंगे? कमरे में सन्नाटा था और उसकी चिंता बढ़ रही थी। हालत सुधर नहीं रही थी। चेहरा दर्द से भरा था। उसने त्योरी चढ़ाई। आखिर महारानी सगी माँ तो नहीं, उसे तो बस एक शतरंज का मोहरा समझती है। तभी सेवक बोला, महाराज, दूसरे राजकुमार राजवैद्य आ गए हैं। राजवैद्य ने प्रणाम किया। यह सेवक प्रणाम करता है। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, उसे बीच में ही टोक दिया गया। औपचारिकताओं को छोड़ो, जल्दी जाकर चौथे राजकुमार को देखो। उसके हाथों पर जख्म देखकर उसे हमदर्दी महसूस हुई। इतनी कम उम्र में पुराने जख्मों के ऊपर नए जख्म बनते जा रहे थे, मानो उसने कुछ बेहतर जाना ही नहीं। चोटों से भरे हुए हाथ अचानक कसकर मुट्ठी में बंद हो गए, जिससे शाही चिकित्सक भी चौंक गया। अयो! उसका खूंखार चेहरा देख शाही चिकित्सक भी रहम की भीख मांगने लगा। चौथे राजकुमार, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ए आयदा, उसे भी बीच में आना पड़ा। शाही भाई, छोड़ दो। लगता है वो बस उसी की सुनती है। वह नाराज होकर बैठ गई। अंदरूनी चोटों की दवा लाओ। मुझे राजवैद्य के पास नहीं जाना, जाओ। वह उसे समझाने आगे बढ़ा। इतनी जिद क्यों? तुम इतनी कमजोर थी कि बेहोश हो। शाही चिकित्सक यही हैं, तो उन्हें ही देख लेने दे। उसने ताना मारा। रुआन सान, आज तुम्हारी चिंता कुछ ज्यादा नहीं, या मुझ पर हंसने आए हो? वह फिर उसकी बातों से चौंक गया। शियाओ यी को भी बोलना ही पड़ा। उसके असहज भाव देखो। रुआन शियाओली, तुम सच में दिल दुखाना जानते हो। वो चुप हो गया और नौकर भी सत्ते में आ गए। वो मुड़ा और चला गया। आज मैंने हद पार कर दी। चौथे शाही भाई, अपना ख्याल रखें। और फिर वो धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया।
उसने उसकी लौटती परछाई को खामोशी से देखा और हुक्म दिया, शाही चिकित्सक, जाकर अंदरूनी चोटों, खून के बहाव और ठहराव के लिए दवा बनाओ। बाकी सब जाओ। समझ गए? सबने जवाब दिया। वो गिर पड़ी तो झाओ ही बोला, मानना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है। मुझे डर था तुम उठोगी ही नहीं, और मैं तो तुम्हारे लिए चीटिंग करने का सोच रहा था। वो बोली, अगर तुम्हें सच में चीटिंग करनी होती तो अब तक कर चुके होती। दुखती रग छिड़ते ही श्याओ यी ने साफ साफ मान लिया, हे ठीक है, मैं असल में तो बस तुम्हें परख रहा था। अगर तुम ये छोटी सी परीक्षा भी पास नहीं कर पाते तो तुम्हें निकाल देना ही बेहतर होता। उसने पूछा, तो इसका मतलब मैं पास हो गई? उसने हुक्कों का दिखावा किया। खैर, काम चल जाएगा। अपनी काबिलियत से तुम कुछ और दुनियाओं तक साथ टिक सकोगे, पहले के बेकार मेजबानों जैसे नहीं जो एक दुनिया भी पार नहीं कर पाए। फिर वो बोली, जाओ ही, मैं शायद हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बात सुनकर वो सन रह गया। खामोशी छा गई और वो स्क्रीन पर उसे घूरता रहा। वो मुस्कुराया, पर वो देख नहीं पाई। खैर, काश ये बातें सिर्फ खोखले वादे ना हो। पत्तों के बीच से चाबुक की आवाज गूंजी। 18 साल की रुआनजू अब एक मोहक युवती बन गई थी। तभी उसकी आंखों को कुछ नजर आया और उसने पूरी ताकत से चाबुक चलाया। एक सेवक चिल्लाया, दूसरे राजकुमार सावधान। उसकी नजरें बाज जैसी थी। खतरा भांपकर उसने बड़ी आसानी से चाबुक को रोक लिया। बिना ज्यादा जोर लगाए उसने चाबुक वापस खींचा और बोली, दूसरे राजकुमार भाई, लगता है तुम्हें रोज देखता हूँ। झाओ ही खुशी से चिल्लाया, हे रुआन, शियाओली, मैं शर्त जीत गया। मुझे पता था वो आज यहाँ से गुजरेगा। 22 साल के रुआन सान ने तारीफ से जीप चक्का। शाही भाई बहनों की मार्शल आर्ट्स दिन ब दिन सुधर रही है। उसने ताना मारा, अब भी वही पुराना रवैया। दूसरा शाही भाई क्या कह रहा है? अब आप पिता सम्राट के प्रिय राजकुमार हैं, हर कला में निपुण और हर चीज में मुझसे आगे। उसने विनम्रता से कहा, चौथे भाई, पिता सम्राट आपको भी बहुत मानते हैं। उसे यकीन नहीं हुआ। आहा, ये जानकर कि मैं अब तुम्हारे जैसा नहीं रहा, तभी तो मेरे महल जाने पर तुम मुझसे टकरा जाते हो। ऐसे दिखावा करते देख वो सोचे बिना रह न सका। पिछले कुछ सालों से वो मुझसे दूर होती जा रही। वह मुड़ी और चली गई। काव्य सभा शुरू होने वाली है। शाही भाई को पहले शाही उपपत्नी जिया को सम्मान देने जाना चाहिए। मैं अब आपकी संगति नहीं करूंगी। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़े सेवक को भी बोलना पड़ा, अमरीशा, खामोश। मगर वो नासमझ सेवक लगातार उसके कान में भुनभुनाकर उसे परेशान कर रहा था। सुना है कि आज सुबह चौथे महाराज ने एक नई सुंदरी को पसंद किया है। दासियों में चर्चा है। चौथे महाराज जवान हैं, खूबसूरती पर फिसल सकते हैं। उन्होंने डांटा, बकवास बंद करो। नौकर डर गया। हाँ, उपपत्नी जिया याद दिलाती है कि अभी आप ही सबसे प्रिय हैं, पर आप लापरवाह नहीं हो सकते। चौथा राजकुमार हरम में रहता है और सम्राट का दिल आसानी से जीत सकता है। मगर उसका ध्यान अब भी नौकर की कही बात पर था। सुना है आज सुबह चौथे महाराज को एक नई खूबसूरत लड़की पसंद आई है। उसे अनमना देखकर उसने पूछा, सैम गेयर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वह थोड़ा चौंका, अपनी चाय का कप उठाया और जवाब दिया, हाँ। उसे कुछ आभास हुआ। बड़ा होकर यह और शांत हो गया है, पर उसकी माँ होकर भी मैं उसका मन नहीं पढ़ पाती। उसने बात बदल दी, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अपनी राजवधु चुनने का वक्त है। वह हिचकिचाया, माँ, माँ ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने फैसला कर लिया है। आज प्रधानमंत्री निवास में काव्य गोष्ठी भी है और हम उनकी बेटी से बहुत खुश हैं। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वह खामोश था, कुछ कह नहीं सका। उसने याद दिलाया, संज्ञर, जान लो कि मुझे इस मामले की बहुत चिंता है। उसने बिना देखे जवाब दिया। फिर भी उसने खड़े होकर नौकर से पूछा, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था वो तैयार है? नौकर ने कहा, महारानी निश्चिंत रहे, वो आज सुबह ही तैयार हो गया था। वो चालाकी से मुस्कुराई, अच्छा, माँ को दखलंदाजी के लिए, उस शैतान बच्चे को लेकर अपनी हिचकिचाहट के लिए खुद को दोष दो। ऐसे में माँ ही तुम्हारी मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री निवास पर कई लोग हिस्सा लेने आए थे। थोड़ा घूमने के बाद शियाओ यी बोली, अनुमान लगाओ आज प्रधानमंत्री ने ये काव्य सभा क्यों रखी है? उसने अंदाजा नहीं लगाया, सीधा जवाब दिया,
हाल ही में प्रधानमंत्री की बेटी काफी मशहूर हो गई है। अब राजधानी की सारी कुलीन लड़कियां उसे जानती हैं। आज प्रधानमंत्री ने सभी अमीरजादों को बुलाया है। जरूर वो एक काबिल दामाद चुनना चाहती हैं। उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री निवास के लिए सबसे सही शख्स हीरो रुआन सान है और प्रधानमंत्री की बेटी हीरोइन है। झाओ यी ने भी इसे सही माना था। पहले उसके सामने चेहरे पर बड़े निशान वाली एक लड़की थी। आंखें खोलते ही ये लीड एक हत्यारिन है जिसका प्रधानमंत्री की बेटी के बदसूरत शरीर में पुनर्जन्म हुआ। शियो यी ने कैंडी चबाते हुए कहा। कुछ दिनों में प्रधानमंत्री की बेटी, जो सबके लिए मजाक थी, ने चमत्कार से अपना रूप बदल लिया और मशहूर हो गई। इस काव्य गोष्ठी में नायक से सगाई के बाद वो आसमान छू लेगी। असल में उसे यह पता था, इसीलिए शिकायत करनी पड़ी। पुनर्जन्मी हीरोइन की राजकुमार से शादी का प्लॉट वही पुराना घिसा पिटा है। हाँ, शियाओ ये सुनकर चौंक गई। ठहर, डिटेल्स को छोड़ो। क्या तुम सच में वहां जाकर तमाशा और हीरो को प्यार में पड़ते नहीं देखना चाहते? वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भूली नहीं। मेरा मिशन है बड़ा होना, तबाह होना, बगावत करना और आखिर में मेन लीड के हाथों मरना। अब मुझे सिर्फ बुरे काम करने में मजा आता है। ये सुनकर झाओ यी मायूस मेरी नकल करते हुए वो रुक गई। शियाओ यी ने तंज कसा। क्या अपनी बात से मुकरकर मजे में शामिल होना है? उसे जैसे कुछ और पता चल गया हो। मुझे भागना है। शायद केवल इस प्रधानमंत्री का निवास ही शांत नहीं है। जब किसी ने पहले ही खून बहाया हो तो यह शांत कैसे हो सकता है? यह देखकर झाओ यी काफी हैरान थे। हे, क्या यह मामा नहीं है? महिला मुख्य पात्र के पास उसने कुछ न देखने का नाटक किया और मुड़ गई। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री निवास में कोई उसके खिलाफ है। इस दुनिया में रेशमी लिबास जितने भव्य, अंदर से उतने ही बदबूदार होते हैं। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। नौकरानी के कपड़ों में एक औरत बेरहमी से रौंदते हुए चिल्लाई, बोलो, मामा लिन कहाँ है? नौकर डर गए थे। बड़ी मिस, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो बस मैडम के हुक्म पर नाश्ता लाया हूँ। आपसे रास्ते में मिलने की उम्मीद नहीं थी। छोटी मिस से उलझना आसान नहीं था। वैसे नाश्ता तो मामा लिन लाती हैं। आज यह व्यक्ति अलग क्यों है? नौकर का विरोध व्यर्थ था। ये दासी सच में नहीं जानती कि वो क्या पहुंचा रही है। बात पूरी होने से पहले ही उसने उसकी गर्दन दबोच ली। अब भी नाटक करोगी? मैं जानती हूँ तुमने खाने में क्या मिलाया है। अगर अब भी सच नहीं बोला तो अपनी जान गंवाने के लिए मुझे दोष मत देना। एक साया गुजरा और उस जैसी कातिल ने उसे पहले ही देख लिया था। वो पलटी और जाते जाते आदेश। उसे खींच कर ले जाओ। शियाओ यी ने बताया। उस रॉकरी वाली बुढ़िया को हीरोइन की सौतेली माँ ने मारा था। उसने बुढ़िया के खाने में भी जहर मिला दिया ताकि हीरोइन मेले में बेइज्जत हो। उसने आह भरी। हाँ, अंदाजा सही था। लड़की ने पास आकर पूछा, इतनी देर से छिपकर सुन रही थी, क्या आप खुद को नहीं दिखाएंगी? अंततः उसने उस युवा महिला की ओर देखा, सोचते हुए कि वह काफी धुंधली दिख रही है। सच कहूं, युवा महिला शर्मा गई। इस दृश्य से पूरी तरह से स्तब्ध। वह धीरे से हंसी। सबसे बड़ी मिथ, यह सच में ठीक नहीं है ना? उसने सोचा। हत्यारे की पृष्ठभूमि वाले से यही उम्मीद थी। उसने मुझे अभी अभी देख लिया। उसने फौरन खुद को संभाला। चौथे द्वितीय सेक्शन, तुम यहाँ जासूसी क्यों कर रहे? निरुत्तर। तुम, शियाओई हंस पड़ी। हाँ, रुआन शियाओई, तुम बहुत ढीठ हो। अब से उसे रुआन मोटी चमड़ी बुलाएंगे। और जाते जाते बोली, तुम्हारी दादी बाग में चट्टानों के पास है। और बस यूं ही वह चली गई, उस बेचारी युवा महिला को स्तब्ध छोड़ते हुए। देखो, वह तो मेरी मदद कर रहा है। वह चली गई, यह जाने बिना कि उसने अपनी तरफ से किसी के दिल में एक। शियाओ यी ने सोचा, अरे, तुमने नायिका को क्यों याद दिलाया? अगर उसे पता नहीं चलता तो ज्यादा दिलचस्प होता। उसने जवाब दिया, उसे देर सबेर पता चल ही जाएगा। मैं बस प्रधानमंत्री निवास के पीछे बगीचे में कहानी को थोड़ा तेज। मेजबान ने कहा, आज कविता पाठ के बाद आप सब जरूर थक गए होंगे। मैंने बैठने का इंतजाम किया है।
अब आप सब मदिरापान और नृत्य का आनंद लें। मेहमाननवाजी में कोई कमी हो तो माफ कीजिएगा। यह सुनकर सभी लोग फुसफुसाने लगे। प्रधानमंत्री की यह महफिल शानदार है, इसमें कमी कैसे हो सकती है? सही कहा, तैयारी बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने वाकई दिल लगा दिया है। प्रधानमंत्री के नाम एक जाम। शियाओ बड़बड़ाया। कविता सभा में भाग लेने को कहा था, पर तुम बस खाने पीने में लगे हो। रुआन शियाओली, तुम्हें शर्म है? रुआन मोटे चेहरे ने ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खाना खाता रहा। आज मुझे वैसे भी दिखावा नहीं करना है। मुझे चुपचाप बैठकर इन दोनों को तंग नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री की बेटी ने शराब का प्याला लिया, सोचते हुए चौथा राजकुमार तो खाने का शौकीन है। कितना प्यारा है। अभी मेरी मदद भी तो की, लेकिन सब उसे अय्याश और जालिम क्यों कहते हैं? दासी ने उसके कप में शराब डाली और वो बुदबुदाई। हैं? शराब डाली जा रही है। चलो हम भी थोड़ी चक्कर देखें कैसी है। अरे वाह, तुम्हारा चेहरा देख, यह फलों की मीठी शराब है, ज्यादा तेज नहीं। प्रधानमंत्री निवास के सेवक सच में विचारशील हैं। रुआन सान ने भी देखा, छोटे भाई को ये पसंद आई। मैंने देखा, चौथे भाई ने मुंह बनाकर सिर्फ एक घूंट पिया। लगता है उसे तेज शराब पसंद नहीं, तभी नौकरों से शराब बदलवाई है ना? प्याले को कितने प्यार से देख रहा है। फलों की यह शराब इतनी अच्छी है क्या? घूंट लेते ही उसकी नजर किसी पर पड़ी। देखा, एक लड़की देर से उस अच्छा यह सोचकर उसने गुस्से में शराब का प्याला पटक दिया और उसका मूड खराब हो गया। उधर वो खाने में इतनी मगन थी कि शियाओ यी को उसे टोकना पड़ा। तुम तो बस खाने में लगी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वांग लियू तुम्हें देखे जा रहा है? यह सुनकर उसने ऊपर देखा। उसे पलट कर देखते ही वांग लियुए चौंक गई। अपनी घबराहट छुपाने को उसने जाम उठाकर मुस्कुरा दिया। वो उस लड़की की हरकत से हैरान थी, किसी का चेहरा बिगड़ गया था। उसने गंभीर होकर कहा, चौथे शाही भाई, तुम अभी युवा हो, इतनी जल्दी शादी ठीक नहीं होगी। उसने त्योरी चढ़ाकर सोचा, क्या ये मुझसे जल रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री की लाडली बेटी छीन ली? खैर, वो पीछे नहीं हटी और जवाब में गिलास उठा लिया। आपका क्रश आपको चाहे, इससे बेहतर क्या? मुस्कुराता तियानगी कितना हैंडसम लगता है। वो नाराज था और उसने बिना झिझके एक ही सांस में पूरा गिलास पी लिया और खनक की आवाज के साथ गिलास को जोर से पटका। वो उठकर देखने लगी। यह सुनकर पास खड़े नौकर ने पूछा, चौथे राजकुमार, आपका क्या? उसने गंभीर होकर याद दिलाते हुए बस 2 शब्दों में जवाब दिया, दूसरे राजकुमार, मेरा काम आपका नहीं है। स्क्रीन के सामने बैठे शियाओली मुस्कुराए। ये है शियाओली, तुम जानबूझकर दूसरे राजकुमार को भड़का रही थी। तुम्हारा अभिनय बहुत सुधर गया है। एक पल को तो मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारा गुस्सा असली था या सिर्फ नाटक। यह सुनकर वह चुप रही, बस वो उस शोर से चली गई। शियाओली ने पूछा, दूसरा राजकुमार वांग लियू के साथ खुश है क्या? उसे परवाह नहीं थी। मुझे क्या? घूमने से उसे चक्कर आया और उसने सिर पकड़ लिया। मेरा सिर बहुत भारी है, मैंने बस कुछ घूंट वाइन पी थी, अब फ्रूट वाइन भी नहीं पी सकती। झाओ यी ने ताना मारा, उबाऊ, तुम अंदाजा लगाओ। अचानक नजर धुंधला गई। अचानक क्यों? उसका जवाब न पाकर झाओ यी ने उससे फिर पूछा, अरे रुआन शियाओली, तुम चुप क्यों हो? उसे अंदाजा नहीं, उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा लाल, सांसें तेज, नजरें झुकी हुई, सब धुंधला पड़ रहा। वह अचानक लड़खड़ाई और न जाने कहां से एक देवी की तरह महल की दासी प्रकट हुई। उसने बड़ी उत्सुकता से सहारा देकर फुसफुसाया, चौथी महारानी, आप नशे में हैं, और उसे कहीं ले जाने लगी। ये सेवक आपको आराम कराएगा। खुशकिस्मती से उसका जेड पेंडेंट अचानक फिसल गया। उधर बगीचे की दावत में ढेरों पकवान सजे थे। उसने अपने बगल की सीट को देखकर त्योरियां चढ़ाई। वो अभी तक वापस नहीं आया। प्रधानमंत्री की हवेली में उसका मन साफ नहीं था। वो औरत उसे बहका रही थी। चौथी महारानी, आप बेचैन लग रही हैं। उसने धीरे से अपनी बेल ढीली की। ये दासी आपको ठंडक देगी। जिस बाग में उसे नशा दिया गया, वहां उसकी जेड लटकन जमीन पर पड़ी थी। कुछ बुरा सोचकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जेड पेंडेंट देख उसने सोचा, ये पेंडेंट तो आज चौथे भाई ने पहना था, ये यहाँ उसके पास क्यों है? वो औरत ने फुसफुसाया, चौथे महाराज, बेसब्र न हो, मैं करती हूँ। बोलते ही उसने उसे नीचे खींचा।
पर तभी एक हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुआन, बेशर्म कहीं की। उसने आंसू भरी आंखों से उसे घूर कर देखा। क्या चाहती हो? दूसरी लड़की घबराकर सिर्फ कुछ बुदबुदा सकी। कांपते हुए वह बेताबी से उसका हाथ पकड़ना चाहती थी। वो चिल्लाई, दूर हो जाओ। उसकी तेज चीख रुआन सान ने भी सुनी। यह उसकी चौथी बहन की आवाज थी। लड़की तुरंत बाहर भागी। लंबे समय तक घुटन के कारण कुछ बार खांसी की। बहुत बहुत डरावना। वो इतनी खोई हुई थी कि तेजी से भागते हुए उसके कपड़े दरवाजे में फंसकर फट गए, ठीक उसके एक्स की तरह जो उसे छोड़ गया। अब वो बिखरे कपड़ों में अकेली थी और बस हम कर सकी। शियाओ ये मजे से तमाशा देख रही थी। अरे, सोचा था शो देखने को मिलेगा, पर तुम इतनी जल्दी जाग जाओगी ये उम्मीद नहीं थी। इसके पीछे कौन था, तुम्हें क्या लगता है? उसने मुश्किल से कहा, कोई जो मुझे आंखों में। ये प्रधानमंत्री का निवास नहीं, शाही पत्नी का है। शियाओ यी, तुमने टोका क्यों नहीं? ओह, मेरी गलती, मुझे अंदाजा नहीं था। कहानी के हिसाब से इंपीरियल नोबल कंसोर्ट को इतनी जल्दी हरकत नहीं करनी थी। हाँ, रुआन शियाओली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो बेहोश सी लग रही थी। शियाओ ये हंसा, ठीक है ठीक है, इस बार मुझे मत कह, अगर अब वापस नहीं गए तो मामला दिलचस्प हो जाएगा। वो हांफते हुए अपनी हद पर थी। शायद अब मैं वापस नहीं जा सकता। अभी मेरी बेचैनी बढ़ रही है। रुआन सान धीरे धीरे पास आ रहा था। आवाज यही, चौथा भाई यहाँ क्या कर रहा है? उसकी नजर एक फटे जनाना कपड़े पर पड़ी। यह देख उसका चेहरा लाल पड़ गया। कितना बेतुका। अगर पिता सम्राट को पता चला, इसे नजरअंदाज कर। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। चौथी बहन? क्या? वह अवाक रह गया। बात पूरी होने से पहले ही उसे गिरा देख वो चिल्लाया, चौथी बहन। उसे घायल समझकर उसने तुरंत उसे उठा लिया। वो बहुत गर्म है। यह ठीक नहीं। लगता है नशे में वो एसी से सककर आराम पा रही थी। कितना ठंडा, कितना सुकून। उधर वो गहरी सोच में था। नहीं, उसे इस हाल में कोई नहीं देख सकता। कमरे का खाली बाथटब देख उसने धीरे से दरवाजा खोला। आदेश देते हुए कहा, यहाँ आओ। एक काला पहरेदार फौरन हाजिर हुआ, महाराज, और हुक्म दिया, जल्दी कपड़े तैयार करो। उसके कपड़े कहते ही गार्ड ने फौरन कपड़े और गर्म पानी तैयार किया। उसने धीरे से कहा, चौथी, इसमें थोड़ी तकलीफ होगी। बात पूरी होने से पहले ही उसने कॉलर पकड़कर उसे टब में खींच लिया। वह घबराकर चिल्लाया, चौथा भाई। दोनों अंदर गिरे और वो धीमे से कराह उठी। उसने टब के किनारे सहारा लिया। पानी में उसने उसका पेट टटोला। जाने अनजाने वो और नीचे फिसल गई। वह धुंधला सा बड़बड़ाई, बहुत असहज। मैं सच में चाहती हूँ, मैं सच में चाहती हूँ। उसने जोर से उसके हाथ पकड़ लिए। उसे घूरते हुए कहा, चौथी बहन। वो चौथी बहन बुलाता रहा, बिना कुछ देखे। अचानक मुड़कर उसने उसे पीछे धकेल दिया। उसका हाथ जैसे उसकी गर्दन दबाना चाहता हो, तो वह घबराकर अचानक बोला, चौथे भाई, तुम। वह उनींदी आंखों से घूरकर बड़बड़ाई। अनजाने में उसका हाथ उसके होंठों को छू गया, जिससे वो निशब्द हो गया। वो करीब झुकी और उसके थोड़े खुले कपड़े उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। फिर वो उस पर गिर पड़ी, उसे हैरान छोड़कर। वह सो गई, उसे हेडलाइट्स में फंसे हिरन की तरह छोड़कर। वह बेहोश हो गई। वह सच में बेहोश हो गई। उसने धीरे से उसे सहारा दिया, उसे गहरी नींद में सोते देखा। देखो, वह कितनी गहरी सोच में डूबा। वो अपने होंठ छू रहा था, तभी बाहर से आई एक आवाज ने उसे चौंका दिया। मिस, कहाँ जाना है आपको? अगर मालिक को पता चला कि आप इतनी देर बाहर हैं, तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वो लड़की चिल्लाई, पीछे हट, मेरा पीछा मत करो। उसने तुरंत वांग लियू की आवाज पहचान ली। वह इधर उधर देखते हुए चल रही थी। अजीब है, किसी ने चौथे राजकुमार को यहीं आते देखा था, पर वो कहीं दिख क्यों नहीं रहे? पास में खतरा महसूस होते ही उसकी आंखें गहरी हो गई। वो घूमकर चिल्लाई, कौन है? तभी उसने तलवार लिए रुआन सान को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर वो पूरी तरह चौंक गई। उसे सबक सिखाने के लिए उसने तलवार उठाई, पर अपने कातिलाना हुनर से वो मुश्किल से बच निकली। उसे शक हुआ कि वो इतनी आसानी से बच सकती है। यह वांग लियू वैसी नहीं जैसी दिखती है। उसने अपनी तलवार म्यान में रखकर कहा, मिस वांग, क्या प्रधानमंत्री निवास में मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? वह अपने सामने खड़े इंसान को देखने के लिए कुछ सेकंड रुकी। वह थोड़ी हैरान थी। क्यों? क्या यह वही है? उसने, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने चेतावनी भरी नजर डाली।
उसे पूरा भीगा देख वो हैरान थी। उसे घूरते देख उसने याद दिलाया, मिस वांग, आप नहीं जानती कि घूरते नहीं है? असभ्यता से यह राजकुमार गलती से पानी में गिर गया और गलती से इस जगह पर आ गया। क्या मुझे सच में यह आपको समझाना पड़ेगा? उसने तुरंत नजरें फेर ली, विषय बदलते हुए फिर, दूसरी महारानी, क्या आपने चौथे महाराज को देखा? जवाब मिला, नहीं देखा, और देखता भी तो नहीं बताता। उसे शक हुआ पर वो बेबस थी। उसने मुड़कर बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, निकास यहाँ है। दूसरे राजकुमार, कृपया अब यहाँ न रुकें। आपको ठंड लग गई तो प्रधानमंत्री भवन इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। उसने खुद को समझाया। सुना है दूसरे और चौथे राजकुमार में आग पानी का बैर है। शायद वो यहाँ नहीं है। लगता है वो गलत था। उसकी आंखों में नफरत की आग और भड़क उठी। वो मुड़कर उल्टी दिशा में चल दिया। कमरे में जाकर दरवाजा खोल, वो बोला, चौथा भाई कमजोर है, मुझे जल्दी से उसके लिए सूखे कपड़े लाने होंगे। और फिर कमरा बिल्कुल खाली था। तभी उसके आदमी बाहर आए। मास्टर, चौथे महाराज अभी जागे और खुद ही चले गए। क्या आपको मेरी जरूरत है? उसने खामोशी से हुक्म दिया। जरूरत नहीं। उसकी आंखें विचारों से भरी थी। जब तक वो ठीक है सब अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास के पिछवाड़े में वही महिला किसी से बचकर पागलों की तरह भाग रही थी। उसका दिल जोरों से धड़ककर जैसे रुक ही गया जब उसने कुछ देखा। वह डर से कांपते हुए पीछे हटी और विनती करने लगी, तुम मेरे और करीब मत आना। योंगान महल के अंदर जमीन पर एक चाय का कप गिरकर इसके बाद इंपीरियल कंसीबाइन जिया की गुस्से भरी आवाज आई, निकम्मे कहीं के, इतना सा काम भी नहीं कर सकते। एक नौकर पत्ते की तरह कांपते हुए गिड़गिड़ाकर दया मांगने लगा, महारानी मुझ पर रहम कर। चौथे राजकुमार ने जहर लगे रिम वाला गिलास इस्तेमाल किया। ये जहर सिर्फ त्वचा के संपर्क में आने से असर करता है, वो भी प्रधानमंत्री के निवास पर। अपनी अय्याश फितरत के कारण वो तब खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे। लेकिन किसी कारणवश उसने मेज पर हाथ पटक दिया। वह चुड़ैल कहाँ है? वह कैसे गायब हो सकती है? नौकर हकलाया। न नहीं। बाहर से एक नौकर की आवाज गूंजी, रानी साहिबा, अब महाराज के कक्ष में चलने का समय हो गया है। वह यह बुदबुदाते हुए मुड़ी और चली गई। मैं वापस आकर तुमसे अपना हिसाब बराबर करूंगी। बाहर उनके बैठने के लिए एक पालकी तैयार खड़ी थी। उसे देखते ही एक नौकर ने झुककर सलाम किया, मालकिन कृपया। उसका चेहरा नरम पड़ गया, पर उसका संयम ज्यादा देर नहीं टिका। पर्दा उठाते ही वो चौंक गई। वो अवाक होकर पीछे हट गई। उफ! जिस चुड़ैल को उसने हुक्म दिया था वो बाहर गिर गई। उधर चेंग क्यूई महल में उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। शियाओ यी ने सोचा, इस तरह पहले ही वार करना। तुम्हें डर नहीं कि इंपीरियल कंसीबाइन जिया मुसीबत खड़ी करेगी? वो हिम्मत नहीं करेगी, बशर्ते उसे आज की करतूतों के पर्दाफाश होने की परवाह न हो। मैं अभी उसे छू नहीं सकता, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। शियाओ यी हंस पड़ा। हाँ, तुम भी बड़े शैतान। उसने अपनी थोड़ी हाथ पर टिका ली। वैसे तुम उस समय कैसे बच निकले? मुझे याद है तुम्हें बहुत गहरा जहर दिया था। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वो उस समय की यादें ताजा हो गई जब वो बाथटब में बेहोश थी और बाहर से शोर आ रहा था। उसने संघर्ष किया। उसकी शक्ति ने उसे थोड़ा होश में रहने में मदद की। उफ! शुक्र है वांग लियू ने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। उन्होंने पास रखा चाकू पकड़ लिया, लेकिन वो शायद जल्द ही यहाँ लौटेगा। मैं उसे अपनी असलियत का पता बिल्कुल नहीं लगने दूंगा। सोच से निकलकर उसने तुरंत तेज चाकू से अपना हाथ काट लिया। एक विजयी मुस्कान उभरी। इस तरह मैं अब ज्यादा होश में हूँ। उधर झाओ यी बकबक करता रहा, अरे बताओ तो, तुमने जहर कैसे उतारा? अरे हाथ में चोट लगी है। उसने सवाल टालकर चाय डाली। मुझे कुछ याद नहीं। होश आने पर मैं ठीक हो गया। शायद बेहोशी में मैंने कुछ किया हो, पर किसी तरह चमत्कार से जहर उतर गया। शियाओ यी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। छी, तुम्हें वो याद नहीं, पर मेरा सिस्टम जबरदस्ती बंद करना तो याद है। चाय का कप उठाकर उसने कहा, पर इससे मुझे कुछ याद आया। एक घूंट पीकर वो बोली, मुझे तैयारी के लिए कुछ लोगों को भर्ती करना है। रात में दूसरे राजकुमार के महल का पहरेदार अचानक जाग गया। तभी दरवाजा खोलते हुए किसी ने पूछा, क्या युवराज को और मोमबत्तियां चाहिए? कमरे की टिमटिमाती रोशनी में नौकर ने उत्तर दिया, हाँ। लौटने के बाद महाराज ने कई बार शास्त्रों की नकल की है। कुछ पृष्ठ मुड़े हुए थे और फेंक दिए गए।
रुआन सान अभी भी मेहनत से शास्त्रों की नकल कर रहा था। उसका हाथ लिख रहा था, पर मन कहीं और भटक रहा था। तभी उसे बाथटब में किसी की शक्ल याद आई। उसे देखते ही वो चौंक कर होश में आ गया। हाथ की कलम ठिठकी और स्याही की एक बूंद टपक पड़ी। यह उसकी लिखी धर्म पुस्तक पर गिरा, जैसे कोई अपशगुन हो। वो चिढ़ गया, मुझे ये क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद यूं पर्वत पर कुछ रईसादे गपशप कर रहे थे। तभी उनमें से एक चिल्लाया, अरे वो चौथा राज और एक सुंदर युवक लग रही थी। उसने आसपास की बातें अनसुनी कर अपने घोड़े को रोकने का आदेश दिया। लड़कियां हॉटी को देख चीख रही थी, पर उसने मासूमियत से पूछा, जाओ ये बस घुड़दौड़ है, सब इतने खुश क्यों हैं? चुप रहना था, अब सब बेवकूफ समझेंगे। जो ये भी चुप है। कोई बड़ी नजाकत से गुजरा, उनके हुनर ने सबको हैरान कर दिया। देखो, वो दूसरा राजकुमार है। वह मुड़ी जाहिर है मुख्य पात्र कहीं भी जाएं, आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। झाओ यी ने कहा, तुम्हें भी तो बहुत ध्यान मिलता। अफसोस, तुम बहुत लड़कियों जैसी हो। इतने वक्त मर्दों के कपड़े पहनने से झाओ यी भूल गए होंगे। रुआन भी तुम्हें याद दिलाएगी कि मैं लड़की हूँ, याद है? उसने उसे देखकर सहमति में गुनगुनाया। वो पहले जैसा ही हैंडसम था, पर उसकी आंख, उसने उलझन से उसे देखा, कुछ खास सोचे बिना। वे खतरनाक समानांतर रेखाओं की तरह एक दूसरे को घूर। चौथी राजकुमार। एक मुकाबला हो जाए। वह तुरंत बच गई। सावधान मिस वांग, आपने गलत इंसान चुना। घुड़दौड़ के लिए दूसरे राजकुमार को ढूंढिए, वो माहिर है। मैं नहीं टिक सकती। वांग यीयू ने ध्यान नहीं दिया। चौथे राजकुमार, खुद को कम न समझे। मेरी घुड़सवारी तो बस शौकिया है, किसी मुकाबले के लिए नहीं। तभी उसका ध्यान कहीं और था। उसने झाओ यी को बुलाया। झाओ यी, तुमने कहा था ना कि आज कोई विलेन वाला टास्क। कहानी वांग लियू और रुआन सान के मुकाबले की है। वह मुझे क्यों उकसा रही है? झाओ यी भी हैरान झट से उठ गया। हाँ, मुख्य किरदार साथ में दौड़ रहे हैं। उसने सोचा, हूँ आज मैंने पी भी नहीं है। ये नायिका रुआन शियाओली को देखकर आखिर शर्मा क्यों रही है? उसे जैसे कुछ एहसास हुआ और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रुको, कहीं वो तो नहीं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अफसोस, पर मुझे अभी अकेला रहना है। माफ करना। वांग लियुए चौंक गई। चौथे राजकुमार, रुकिए। वो कुछ कह पाती कि तभी पीछे से आवाज आई। मिस, वो सवाल में गुनगुनाते हुए मुड़ी तो रुआन सान ने पास आकर कहा, चौथा भाई छोटा है, सख्त नहीं, पर जानता है कि मर्द औरत को फासला रखना चाहिए। आप जैसी महिला का यूं किसी मर्द को ढूंढते रहना थोड़ा अनुचित है। उसके चेहरे पर उसका रवैया साफ था। वो पास से गुजरते हुए बोला, सुश्री वांग, जो चाहे करें, पर उम्मीद है मेरी बातों पर जरूर सोचेंगी। इस क्षण वांग यू ने कहा, ऐसा लगता है कि दूसरे राजकुमार को वास्तव में पसंद नहीं है कि मैं और चौथे राजकुमार एक साथ खड़े हों। ऐसा क्यों है? इस वाक्य ने रुआन सान के दिल पर सीधा प्रहार किया। उसे चौंका दिया और वह भी गुस्से में मुड़कर चली गई। महान रानी और प्रधानमंत्री का महल संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन बेवे हैं। लड़ूंगी पिताजी। अपनी बात कहकर वो घोड़े पर चली गई, उसे अकेला छोड़कर। वो सचमुच बड़ा हो गया है। एक जिद्दी घमंडी बच्चे से अब वो एक आकर्षक राजकुमार बन गया है। भविष्य में वो एक राजकुमारी से शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, एक खुशहाल परिवार होगा। पर वो अपने लिए खुश क्यों नहीं है? उसकी आंखें सोच में डूबी थीं। उसने लगाम कसी और चुपचाप आगे बढ़ा। पास खड़े सेवक ने फुसफुसाकर कहा, दूसरे राजकुमार, लियुए चौथे राजकुमार के पीछे क्यों गई? आप जाकर देखते क्यों नहीं? उसने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो दूसरी दिशा में चला गया। उधर झाओ यी ने रुआन शाओली से पूछा, अरे रुआन शियाओली, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि उस हीरोइन का तुम्हारे लिए रवैया थोड़ा? वह शांत और बेखबर रही। लगता है उसे मुझसे बात करना पसंद है। वो थोड़ी बातूनी है, पर मुझे उससे नफरत नहीं। चुप रहना चाहिए था। यह बात उसे चुभी, पर उसे इसकी आदत थी। गाओ, दिल के मामलों में तो यह रुआन शियाओली सच में निरा बुद्धू है। इस बुद्धू ने भी चुना तो हमारी हीरोइन को। दिलचस्प। अब तो यह नाटक और भी ज्यादा मजेदार हो। रुजू ने जंगल में ठंडी हवा से पेड़ पत्ते सरसराए। कुछ सुनकर उसने कान खड़े किए।
फिर वो फुसफुसाई, झाओ ये, पक्का ना, आज मेरा कोई विलेन वाला काम तो नहीं? सच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात चौंकाने वाली है। बेशक मैंने तुमसे झूठ कब बोला है, पर हे मैं बताना भूल गया कि आज कंसोर्ट जिया हुआंग ने यू को मारने के लिए हत्यारे भेजे। आसमान में चारों ओर पक्षी उड़ रहे थे और नजारा कुछ अलग सा लग रहा था। उसके सिर घुमाते ही घोड़ा जोर से हिनहिनाया। फिर उसने घोड़ा मोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। आखिरकार हत्यारे सामने आ गए और उनके सरदार ने उसके पीछे लगने का हुक्म दिया। हम आज चौथे राजकुमार को किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। हत्यारे ठीक उसके पीछे थे। तभी एक ने पीछे से हमला कर दिया। उसकी तलवार उठते ही उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। वह उछली और एक ही वार में उस हत्यारे को मार डाला। कौन हो? एक आवाज मारो सबको। पेड़ से उतरकर वांग लियू ने डाकुओं को डराया और खुशी से रुआंडी के पास गई। आप मुसीबत में हैं, महाराज, मदद चाहिए? वह चौंक गई। वांग लियू, ये यहाँ क्यों? शियाओ यी ने आ भरी। बेवकूफ, साफ है उसकी नजर तुम पर है। तलवारें लिए हत्यारे चिल्लाए, वहां खड़े क्या कर रहे हो? हमला करो। वो राजकुमार की तरह उसकी रक्षा करते हुए याद दिला रही थी, उनकी तलवारों से सावधान रहना। यह सुनकर वांग लियू शर्मा गई। मना बूस्ट मिलते ही उसने उत्साह से चाबुक घुमाकर कहा, समझ गई, और घने जंगल में टकराव की आवाजें गूंजने लगी। उनमें से एक की गर्दन वांग लियुई की चाबुक से कसकर लिपट गई। गड़गड़ाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। वांग लियुई ने खुशी से अपना कारनामा दिखाया। चौथे महाराज, इस बड़ी मदद के लिए आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? वो अपनी तलवार साफ कर रही थी। उसे वापस वहीं छुपाते हुए उसका ध्यान गया। ओह, तो ये हथियार बेल्ट में छुपाता है। इसकी कमर तो मुझसे भी पतली है। रुआनी ने साफ साफ कहा। मैंने वांग को मदद के लिए नहीं बुलाया। यह सुनकर वांग लियुई को बुरा लगा। अरे अरे अरे, मैंने आपकी मदद कर दी। पुल पार करके उसे तोड़ रहे हैं क्या? उसने घूर कर देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। तो क्या चाहते हैं आप? अचानक वांग लियुई शर्मा गई और कुछ बोल न सकी, पर लगता है खरपतवार पूरी तरह उनके पीछे फिर सरसराहट हुई। आखिरी हत्यारा चिल्लाया, चौथे राजकुमार, तुम्हारी मौत का दिन आ गया है। वांग लियू ने चेतावनी दी, चौथे महाराज, उधर सावधान रहें। बाकी प्रतियोगी तो फिनिश लाइन पहुंच चुके थे। घोड़े भी आराम से घास चर रहे थे। रुआन सान विचारों में खोए शून्य में देख रहे थे। चौथा भाई और वांग लियू साथ हैं, पर वो खुश नहीं थे। बहुत समय हो गया है। वे अभी क्या कर रहे होंगे? एक सेवक ने पास आकर याद दिलाया, दूसरे महाराज, समय हो गया है, हमें महल लौटने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, चौथे भाई पहाड़ों में गए हैं और अब तक लौटे नहीं। नौकर ने फुसफुसाया, दूसरे महाराज, आप निश्चिंत रहें, यह सब योजना का हिस्सा है। उसे शक हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? नौकर ने आगे कहा, यह सब महारानी का ही इंतजाम है। जंगल में हत्यारे घात लगाए बैठे हैं। अगर चौथे राजकुमार नहीं लौटे तो बधाई हो महाराज, बधाई हो, सफल। अपनी बात खत्म करते ही उसका चेहरा बदल गया। वह मुड़ा और पास खड़े सेवक ने कुछ कहना चाहा, पर हिचकिचाया। पीछे और सामने मौजूद नौकर उसे रोक रहे थे। दूसरे राजकुमार, कृपया रुकिए, देर हो रही है और ये जंगल सुरक्षित नहीं है। मैं आदेशों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार वो चुप हुआ और पूछा, आप सम्राट का आदेश मान रहे हैं या कंसोर्ट जिया का? प्रमुख गार्ड झाओशू ने जवाब दिया, आप महाराज। कंसोर्ट आखिर आपकी माँ है। वो जो भी करती है आपके भले के लिए ही करती है। उसने गार्ड को ठंडी नजरों से, रक्षकों ने तुरंत उसे रोक दिया। कृपया हमारे लिए मुश्किलें मत बढ़ाइए, वरना हमें जवाब देना मुश्किल होगा। उसने रास्ता रोकती दो तलवारों की ओर देखा और खाली हाथ उसने एक तलवार कसकर पकड़ ली। बिना झिझके उसने फेंक दिया, समझाना मुश्किल है तो मैं समझाता हूँ। ये देखकर शियाओ शू चौंक गया। दूसरे राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं? उसने उसे नीचे खींच लिया। आदमी कराता रहा, पर उसने परवाह नहीं की। वह उसकी पीठ पर कूदा, सीटी बजाकर चिल्लाया, चलो, और पुकारे अनसुनी कर सीधे जंगल में चला गया। दूसरा राजकुमार, महाराज, हत्यारे मर गए, नहीं चलेंगे, वापस नहीं जाना।
झाओएल, मुझे यकीन है तुम बस काम से जी चुराना ही चाहते हो। वांग यू ने आखिर वो सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। वैसे तुम्हें मारने को कौन इतना बेताब है कि इतने हत्यारे भेजे? रुआन ली ने पलटकर वांग लियुए ने सोचा, क्या तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया कहीं वो दूसरा राजकुमार तो नहीं? अभी युवराज के लिए तुम्हारे अलावा वही सबसे बड़ा दावेदार है और तुम दोनों की हमेशा से अनबन रही है। चौथा राजकुमार अभी बालिग भी नहीं हुआ और शक्तिहीन है। उसे खत्म करने का यही मौका है। उसे याद आया कैसे एक बचे हुए कातिल ने अचानक पीछे से चौथे राजकुमार पर हमला किया। रुआन ली ने तुरंत छिपे हथियार से उसे उसके पुरखों के पास भेज दिया। वांग लियू ने तारीफ में जुबान चटखाई, अभी अच्छा हुआ तुम सतर्क थे और छुपे हथियार इस्तेमाल नहीं किए, इसीलिए दुश्मन चौंक गया। उसने गर्व से सीना फुलाया। आज चौथे राजकुमार ने भी देखा, मेरा हुनर भी अच्छा है, आगे कभी जरूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। पर अफसोस, वांगली ने उसे सीधे मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं, कम से कम लड़की का मान तो रखो। वांग लियुए निरुत्तर हो गई। अरे, इतनी जल्दी मना कर दिया? वांग लियुए ने मुंह फुला लिया। थोड़ा तो हिचकिच। वांग लियुए ने दृढ़ता से कहा, जो भी हो वो जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारे न कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने तय कर लिया है, तुम्हारे लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करूंगा। ये सुनकर वो चौंक गई और झाओ यी उसे छेड़ने या क्या भावुक इकरार है। वह हंसा। रुआन शियाओली, लगता है कि मिस वांग वाकई तुम में दिलचस्पी रखती है। बाहर से घोड़े की टाप सुनाई दी। लोंग लियुए ने सतर्क होकर अपनी आवाज धीमी कर ली। सावधान, कोई आ रहा है। वह चुपचाप उलझी नजरों से बाहर दी, फौरन उठकर चली गई। वांग लियुए हैरान रह गई। चौथे राजकुमार, आप? वो रॉकेट की तरह भागा, लगातार चलो चलो कहता रहा। उसे डर था कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके हाथ लहूलुहान थे, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे बस उस शख्स की फिक्र थी। क्या वो ठीक है? वो जमीन पर बिखरे हथियारों के पास से गुजरा। क्या उसे चोट लगी? क्या यह गंभीर था? रुआन सांग के मन में हजारों सवाल थे, जिसे वो ढूंढ रहा था। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वही ऊपर से देख रहा था, कोई शक नहीं था। उसने खुशी से घोड़ा रोककर पुकारा, चौथे भाई। वह कूदकर दौड़ा। चौथे भाई? क्या उन हत्यारों ने? बेशक। तभी दूसरे राजकुमार की आवाज से वो जम गया, एक औरत की आवाज। वांग यू आगे बढ़कर बोला, तुम्हारी खबर तो बड़ी पक्की है। बड़ी जल्दी पता चल गया कि हम पर हमला हुआ। अफसोस बस ये है कि हम बच गए। वह नाखुश दिखा और उसे अपने जहन में बिठा लिया। वांग लियू, उसका हाथ कांप रहा था। वह यहाँ क्यों है? क्या वे साथ थे? सिर्फ वे दोनों? पूरे दिन? धीरे से बोलने पर भी आंखें नहीं बदली। दूसरा राजकुमार नाखुश क्यों है? हमारे न मरने से निराश? केवल वही अलग सोच रही थी। वांग लियू की वजह से वह फिर से जल रहा है। उसने कितनी आसानी से कह दिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बात उसके दिल पर चाकू की तरह लगी थी। वह कड़वाहट से हंसा, माफ करना, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। लगता है चौथे भाई और वांग परिवार की बेटी की खूब बन रही। यह सुनकर वांग लियू शर्मा गई, पर मन ही मन खुश थी। दूसरे राजकुमार, झूठे इल्जाम मत लगाइए, हमारे बीच अभी कुछ भी नहीं है। यह सुन उसे कुछ अजीब लगा। यह सुनने में अजीब। उसने दोनों को खिन्नता से देखा और एक हाँ निकाला। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी नहीं? उसकी आंखें पूरी तरह उदास हो गईं। क्या मतलब? कुछ नहीं। वह करीब आया और वो अचानक बोल पड़ी। असहज होकर त्योरियां चढ़ाते हुए वह पीछे हटी। दोनों ओर से सेवक चिल्ला रहे थे, चौथे राजकुमार, दूसरे राजकुमार। ये पुकारे सुनते ही उसके कदम अचानक रुक गए। सेवकों ने मशाले उठाकर चौथे राजकुमार को देखा। उनके कपड़ों पर खून देखकर वे घबरा गए। चौथे राजकुमार, आप पर खून लगा है? सेवकों ने पूछा। दूसरे राजकुमार, यह क्या है? इसका क्या? रुआन सान के लोग तलवारें लिए आगे बढ़े और चिल्लाए। हिम्मत कैसे हुई? उसने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। इतना तनाव क्यों? ये मेरा खून नहीं, पीछे हटो। वैसे भी इतने लोगों के सामने दूसरा राजकुमार मेरा क्या बिगाड़ सकता है? वो भी उलझन में थी और शियाओ यी हंसती। हे रुआन शियाओली, जानते हो शाही रखैल जिया तुम्हें मार डालेगी, फिर भी जानबूझकर उसे उकसाते हो। रुआन सान से आगे बढ़कर उसने हुक्म दिया, चलो। वांग लियुए खुशी से बोली हूँ, चांदनी में उसका पीछा करते। वह खून से सने हाथ भींचे हक्का बक्का खड़ा था। पास खड़े गार्ड ने पूछा,
दूसरे राजकुमार, क्या हुआ? आप यूं निश्चल क्यों खड़े हैं? चेहरे पर दृढ़ता लाकर और कुछ सोचते हुए वो पहरेदारों को चेताने मुड़ा। ध्यान से सुनो, आज गुफा में चौथे राजकुमार और प्रधानमंत्री की बेटी साथ थे। ये खबर जिसने भी बाहर फैलाई, मैं उन्हें बिना रहम के मार डालूंगा। इस बार मुझे स्वार्थी बनना होगा। ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वांग यू की बदनामी हुई तो प्रधानमंत्री जरूर चौथे भाई से उसकी शादी करवा देंगे। चौथा भाई उससे शादी नहीं कर सकता। उसने अपनी बात गार्ड्स के जहन में बिठा दी। समझे? रात होते ही सब गहरी नींद सोने अपने बिस्तरों में चले गए, लेकिन इंपीरियल पैलेस के चेंगशियांग हॉल में वह भी लेटी हुई थी। पर वो रोज की तरह चैन से सो क्यों नहीं पा रही थी? उसे रुआन सान की वो आंखें बार बार याद आ रही थी। उस पल उसकी आंखों का ख्याल, मैं ऐसी क्यों हूँ? जैसे उसी शख्स को देख लिया हो जिसने पिछले जन्म में उसे दर्द में गले लगाया। शिष्य, उन ख्यालों से उसका दिल थम गया और नींद उड़ गई। आखिरकार सर्दियां आ गई। शाही बाग में फुसफुसाहटों की आवाजें थी। त्रिस्क नहीं, सम्राट की सेहत पतझड़ से ही खराब है। इतना वक्त हो गया, शाही हकीमों की दवाएं असर क्यों नहीं कर रही? दो दासियां पड़ोसियों की तरह गपशप कर। सुना है इन दिनों दूसरे राजकुमार के महल के सामने बड़े बड़े लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? एक ने पूछा। मतलब? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, अब राजधानी के ऊपर का। नौकरानी बोल ही रही थी कि एक हाथ ने उसका मुंह ढक लिया और किसी ने फुसफुसाया, ऐसी बकवास करके क्या तुम्हें और जीना नहीं है? नौकरानी ने मुंह फुलाया, यहाँ बस हम ही तो हैं। इसमें डरने की। पहला राजकुमार तो गड़बड़ करके दूर जा चुका, अब उसका कोई मौका नहीं। त्रिस्का, तुम्हें क्या लगता है आखिर में कौन होगा, दूसरा या चौथा? आजकल के हालात देखकर तो दूसरा ही लगता है। दासी अचानक शर्मा गई। मुझे तो चौथा राजकुमार भी दूसरे राजकुमार जैसा ही लगता है। ये देखकर दूसरे ने छेड़ा, अरे तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें चौथे राजकुमार पसंद है ना? वो हकलाते हुए मुकर गई। क्या? ये कैसी बकवास कर रही? मैं अब तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। वे दोनों बस ऐसे ही लगे रहे। एक भाग रहा था और दूसरा उसके पीछे। इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे मेरा इंतजार करो। लेकिन उन्होंने पास आती एक आकृति नहीं देखी। रुआन शियाओली, तुम हर जगह कितनी लोकप्रिय हो, है ना? पर अफसोस, आखिर में विलेन तो तुम ही हो। उसने बात बदलते हुए पूछा। झाओ यी, अगला मिशन क्या है? उसने निर्देश देना शुरू किया। योजना के अनुसार में रुआन सान तुम्हें मारेगा। वो चुप। भाइयों की लड़ाई सुनकर उसे उसका ख्याल आ गया। शायद वो हिचकिचा रही थी। तभी एक सेवक आयो की ओर दौड़ा। चौथे राजकुमार, आखिर आप मिल ही गए। महान जनरल आ गए हैं। आ गए? महारानी आपको तुरंत बुला रही हैं। जाओरान महल में। प्रणाम महारानी। महारानी, प्रणाम चाचा। हम सब एक परिवार हैं। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। उसने उसे देखकर पूछा, तुम्हें हाल में अदालत की घटनाओं का पता होगा, है ना? उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अदालत की खबर है, महारानी ने सख्ती से कहा। तो आपको ये समझना होगा कि वक्त निकलता जा रहा है। दरबार के कई लोग दूसरे राजकुमार के पक्ष में जा चुके हैं और आपके पिता भी कोमा में हैं। हम उनके होश में आने और वारिस की घोषणा का इंतजार नहीं कर सकते। खतरा बहुत बड़ा है। जनरल भी बोले, सही बात है। अगर हम चुप बैठे रहे तो वो शहजादा गद्दी पर बैठकर हमसे निपटेगा। इससे बेहतर है हम अभी ही कार्रवाई करें। 7 दिन में ही हम जबरन गद्दी छीनकर राज करेंगे। ये सुनकर वो वाकई में चौंक गई। तभी झाओ यी बोला, आई अब गद्दी छीनने का दिन अब जल्दी है। वो मिठाई लिए खुशी से मुस्कुराया। रुआन शियाओली, बधाई हो। इस महल में तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म। बाहर पहले की तरह ही भारी बर्फ गिर रही थी। बस इस साल उसका मिजाज कुछ अलग था। शियाओ यी ने छेड़ा, आजकल तुम महल से बाहर क्यों भागती रहती हो? डर गई क्या? उसने जवाब दिया, बस महल में मेरा दम घुटता है, इसलिए बाहर ताजी हवा चाहती हूँ। उसने डालियों पर कुछ बार चहचहाते पक्षियों की तरफ देखा। नजारा कुछ ऐसा था, पर उसे समझ नहीं आया। माँ चिड़िया को बच्चों को ले जाते देख उसने शांत होने के लिए सिर हिलाया। झाओ यी ने चचकारा, ट्रिस, अभी भी इनकार? लगता है तुम बहुत तनाव में हो। अपना अंत जानते हुए भी तुम इतनी गंभीरता से तैयारी कर रहे हो। उसने महल के नक्शे को देखा।
मैं जानता हूँ यह मिशन नाकाम होगा, पर फिर भी मुझे एक काबिल विलेन बनना है।